Hello students, very good morning to all. Student, in previous class we had discussed about the what are the political causes of the revolt of 1857. Today we are going to read about the next cause, डेट इज़ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स देखिए, हमने आपको कॉसेस बता रहे थे कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, इसके क्या कारण थे। तो उसमें आपको मैंने पॉलिटिकल कॉसेस बताए थे पहले कि उसके राजनीतिक कारण क्या थे। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि आर्थिक कारण क्या थे, मतलब ऐसी कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसकी वजह से ये आपका जो रिवॉल्ट था 1857 का ये हुआ। देखिए, फर्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या है, द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश लेड टू डेविस्टेशन ऑफ द पीजेंट्स। जो लैंड रेवेन्यू यानी जो आपका लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ आपका ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की, नई नई पॉलिसीज़ को लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस किया टैक्स लेने की, उससे क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे, जो मज़दूर थे, उनका जीवन तबाह हो गया। डेविस्टेशन मतलब होता है तबाही, नष्ट हो गया। They lost their lands to the जमींदार्स and became mere tenants। उन्होंने उनके जो लैंड्स थे वो उनसे छीन लिए गए और ज़मींदार को दे दिए गए, और अब वो उसी अपने ही लैंड के किराएदार बन गए। ठीक है। पीजेंट्स बिकेम डिस्टिट्यूट माने बेसहारा। जो अब मज़दूर थे वो बेसहारा हो गए थे क्योंकि उनका सहारा उनसे छीन लिया गया था। भाई, उनका सहारा क्या था? उनका खेत, उनका ज़मीन जिस पे वो खेती किसानी करते थे, वही उनसे छीन लिया गया। तो अब वो क्या हो गए थे? वो बेसहारा हो गए थे। ऑल्सो मैनी फेमाइंस अकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दिस एडेड टू द वोज ऑफ द पीजेंट्स। देखिए, और इसके साथ ही साथ बहुत से फेमाइंस, अकाल, ठीक है, सूखा जो था, बहुत उस समय बहुत से अकाल उसी टाइम पीरियड में आए, उसी समय में, जिससे कि क्या हुआ, और भी वोज माने परेशानी जो थी पीजेंट्स की, मज़दूरों की, वो बढ़ गई। ये पहला आपका आर्थिक स्थिति जो थी वो ख़राब हो गई उनकी। तो यह आर्थिक समस्या थी जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई। नेक्स्ट आपका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी वो ये थी, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। जो आपका औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में जो हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज़ का सेटअप यूरोप में हुआ, इससे भारत का जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। और जब भारत का आपका व्यापार प्रभावित हुआ तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, इंडियन इकोनॉमी जो थी, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कम्प्लीटली कोलैप्स्ड एंड द क्राफ्ट्समैन वर impoverished ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट थे, मतलब जो भारतीय बुनकर थे या कारीगर थे जो हाथों से अपनी चीज़ें बनाते थे, अब वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके थे। कोलैप्स माने ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि मशीनरी से बनी हुई चीज़ें लोग पहनने लगे थे। मशीनरी से बने जो यूरोप में जो इंडस्ट्रीज़ सेटअप हुआ, तो उससे जो कपड़े वगैरह थे वो सब अब मशीनों से बनने लगे थे। तो जो हाथ के बने हुए कपड़े वगैरह थे उसको लोग अब नहीं पसंद कर रहे थे। एंड द क्राफ्ट्समैन वर impoverished ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। और जो क्राफ्टमैन थे यानी जो कारीगर वगैरह थे, जो हाथों जैसे टोकरी वगैरह बनाते थे या हाथों की चटाई वगैरह बनाते थे, कुछ भी हाथों से बनाते थे, जो चीज़ें बनाते थे, क्राफ्ट बनाते थे, वो सब क्या हो गए? इम्पोवरिज्ड मीन्स होता है आपका गरीब हो गए ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो बेरोज़गार हो चुके थे। उनके पास जो इनका एम्प्लॉयमेंट था, जो रोज़गार था, वो छिन गया था। और वो छीना किसने? ब्रिटिशर्स ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सेटअप किया, जिससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, the patronage that the artisans used to receive from the Indian rulers came to an end because of the annexation of their dominions। जो पैट्रोनेज माने सहायता, हेल्प, जो आर्टिशंस को हेल्प मिलती थी, आर्टिशंस माने कलाकारों को जो हेल्प मिलती थी इंडियन रूलर्स से, यानी भारतीय शासकों से जो हेल्प मिलती थी कलाकारों को, वो अब ख़त्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो रूलर्स हुआ करते थे, उनके डोमिनियंस को, मतलब उनके राज्य को ब्रिटिशर्स ने अपने एनेक्सेशन माने अपने कब्ज़े में कर लिया था। तो जब अब शासक का राज्य ही
अंग्रेज़ों के कब्ज़े में है, तो वो शासक कैसे हेल्प करेगा, वो रूलर कैसे हेल्प करेगा आर्टिशंस की, कलाकारों की। तो जो कलाकारों को हेल्प मिलती थी वो हेल्प भी मिलना अब राजा से बंद हो गई। द ब्रिटिश confiscated the lands and the properties of many landlords, especially those of अवध। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पनिशमेंट के रूप में जो कई वस्तुओं को अपने अंडर में ले लिया, मतलब लैंड्स जो थी, जो भूमि थी, ज़मीन थी। कॉन्फिस्केटेड मीन्स होता है स्टूडेंट, कॉन्फिस्केटेड मतलब होता है दंड स्वरूप कोई वस्तु को जब्त कर लेना, ज़बरदस्ती छीन लेना किसी से, पनिशमेंट के रूप में, मतलब कि हम तुमको पनिशमेंट दे रहे हैं और ये पनिशमेंट के रूप में तुम्हें ये सज़ा दी जाती है कि हम तुम्हारा लैंड जब्त कर लेंगे, मतलब ले लेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा ही किया, जो कई लोगों के लैंड्स थे उनको पनिशमेंट के फॉर्म में उनको अपने अंडर में कर लिया, और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी संपत्ति को भी कई लैंडलॉर्ड, जो कई जिनके पास जो ज़मींदार थे या जिनके पास भूमि थी, उनको उनकी भूमि को उनसे छीन लिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी संपत्तियों को, लैंडलॉर्ड्स की जितने भी ज़मींदार थे और आपके ये ज़मीन के मालिक थे, उन सब से उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया। पनिशमेंट के लिए दंड स्वरूप उनको क्या किया गया, जब्त कर लिया गया। और ज़्यादातर ये स्पेशली कहाँ के लोगों का साथ ऐसा हुआ, आपके अवध के जो लोग थे उनके साथ ऐसा हो रहा था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को ब्रिटिशर्स ने जब दंड के स्वरूप में, यानी पनिशमेंट के रूप में अपने कंट्रोल में कर लिया। दीज वर डिसग्रंटलेड लैंडलॉर्ड्स बिकेम लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट। ये क्या होगा, दीज वेरी डिस्ट्रंगलेट लैंडलॉर्ड्स, ये जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रंगलेट मीन्स होता है असंतुष्ट। अब इससे क्या हुआ, जो लैंडलॉर्ड्स थे यानी जो ज़मींदार वगैरह थे, जो उसके मालिक जो ज़मीनों के थे, वो क्या हो गए, बहुत असंतुष्ट हो गए। डिस्ग्रंटलेट मीन्स होता है स्टूडेंट असंतुष्ट होना, मतलब सेटिस्फाई ना होना, ठीक है। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ही असंतुष्ट हो गए, बहुत ही उनको गुस्सा मतलब उनके अंदर भर गया अंग्रेज़ों के लिए, जिससे क्या हुआ कि वो ये रिवॉल्ट के लिए तैयार हो गए और इसके लीडर बन गए, नेता बन गए। Thousands of officials and soldiers became jobless when the native states were annexed। देखिए बहुत से ऑफिशियल्स और सोल्जर्स जो थे, सैनिक जो थे, वो जॉबलेस हो गए, मतलब उनकी नौकरी छिन गई जब जो नेटिव स्टेट्स थे, मतलब जितने भी आसपास के राज्य थे, जब वो एनेक्स्ड कर लिए गए, अंग्रेज़ों के द्वारा हड़प लिए गए, तो बहुत से ऑफिशियल्स जो उस राज्य में काम करते थे और जो सैनिक थे वो काम करते थे, वो सब जॉबलेस हो गए, उनकी नौकरी छिन गई। नेचुरली फिर क्या हुआ, द डिसबैंडेड सोल्जर्स वर फुल ऑफ रिजनमेंट एंड वर सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक एट द ब्रिटिश हु हैड डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर लाइवलीहुड। नेचुरली सामान्यतः तौर पे ये क्या हुआ, जो आपके डिसबैंडेड रूलर थे, मतलब ये जो सारे सोल्जर्स जो थे वो अलग अलग हो गए थे। अब उनको भाई उनकी जॉब छीन ली गई थी, अब उनको अलग अलग गाँवों में जाना पड़ा और दूसरी जॉब ढूंढना पड़ा। ये सब से क्या हुआ, उनके अंदर गुस्सा भर गया, नाराज़गी भर गई। रिजेंटमेंट मीन्स होता है नाराज़गी, रोष, अंग्रेज़ी सरकार के प्रति उनके मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। रिजेंटमेंट मीन्स होता है नाराज़गी। एंड फॉर सीकिंग, और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, सीकिंग मैंने तलाश करना, खोजना किसी चीज़ को, और वो एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मैंने अवसर की तलाश में ही थे जिससे वो ब्रिटिशर से बदला ले सकें इस बात का। टू स्ट्राइक एट द ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिशर्स के ऊपर आक्रमण कर सकें, ठीक है, और उनको एक ऐसे ही अवसर की खोज कर रहे थे कि उनको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले, कि अवसर मिल जाए जिससे वो ब्रिटिशर्स से बदला ले सकें और ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा सकें। हु हैड डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर लाइवलीहुड, जिसने ब्रिटिशर्स, जिन्होंने उनके जीविकोपार्जन को, मतलब उनके लाइवलीहुड को, उनका जो जीवन यापन करने का जो रोज़गार था वो छीन लिया है। डिप्राइव माने छीन लिया है, ठीक है। उस इंग्लिश मीनिंग इसकी होती है नॉट हैविंग इनफ ऑफ द बेसिक थिंग्स इन लाइफ। तो जो उनके बेसिक चीज़ों को उनके जीवन से जो छीन लिया है, उन सब चीज़ों, उन बातों का बदला लेने के लिए वो चाहते थे कि उनको कोई एक ऐसा अवसर मिले, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मैंने जो अभी बताया ये इकोनॉमिक कॉजेज़ थे जिस वजह से ये आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। अब नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ द सिपाहीज़, यानी सिपाहियों की कंडीशन क्या थी, यानी आपका मिलिट्री कॉजेज़ समझ लीजिए।
जो उस वक्त के जो सिपाही थे, सिपाही उनकी कंडीशन क्या थी, उनकी स्थिति क्या थी। ठीक, जैसे वो भारतीय थे लेकिन उनको अंग्रेज़ी सेना में काम करना पड़ रहा था, ब्रिटिशर्स की सेना में काम करना पड़ रहा था, तो उनकी जो कंडीशन थी वो कैसी थी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिसकंटेंटमेंट अमंग द इंडियन सोल्जर्स। बहुत ज़्यादा असंतोष था। आपका ये जो वर्ड है कंटेंटमेंट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। डिसकंटेंटमेंट मीन्स होता है असंतोष। तो बहुत ज़्यादा असंतोष था जो भारतीय सैनिक थे उनके बीच में। दियर सेल्फ रिस्पेक्ट हैड बीन टेम्पर्ड अपॉन बाय द ब्रिटिश। उनका जो आत्मसम्मान था वो ट्रैम्पलेट है। ट्रैम्पलेट मीन्स होता है कुचल डालना। वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कुचल डाला गया। उनके आत्मसम्मान को ब्रिटिशर्स जो थे वो कुचल डाल रहे थे, कुचल दिया था, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा इस बात से चोट लगी। द ब्रिटिश आर्मी कंसिस्टेड ऑफ, जो ब्रिटिश आर्मी थे, अच्छा, उनका आत्मसम्मान जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो था वो आपको किस कारण से उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनको वही उतनी सैलरी नहीं मिलती थी जितनी अंग्रेज़ी सेना के जो लोग होते थे उनको मिलती थी। मतलब उसी आर्मी में इंडियंस भी हैं, उसी में ब्रिटिशर्स भी तो हैं, तो ब्रिटिशर्स वाले जो थे उनको ज़्यादा सैलरी दी जाती थी, यानी जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनको ज़्यादा सैलरी ब्रिटिशर्स देते थे, और जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उनकी कंपैरिजन में उनको सैलरी कम देते थे। इससे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट होता था, उनको इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा उनको पीड़ा पहुंचती थी कि उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है। ठीक है। द ब्रिटिश आर्मी कंसिस्टेड ऑफ मोर इंडियन सोल्जर्स देन ब्रिटिश। जो ब्रिटिश आर्मी थी यानी ब्रिटिश सेना जो थी उसमें इंडियन सोल्जर्स जो थे वो ब्रिटिशर से ज़्यादा थे। भारतीय सैनिक जो थे वो ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में बहुत ज़्यादा थे। बट देयर इमोल्यूमेंट्स वर वेरी लो इन कंपैरिजन विद दोज ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स। लेकिन उनके जो इमोल्यूमेंट्स थे, इमोल्यूमेंट्स माने पेमेंट, जो उनको तनख्वाह दी जाती थी, जो उनका पारिश्रमिक दिया जाता था, जो उनको मेहनत करने पर उनको जो सर्विस देते थे, भाई सर्विस माने सेवा करते थे वो ब्रिटिशर्स की, उनकी आर्मी में काम करते थे, तो यानी ब्रिटिशर्स को तो ये सर्विस दे रहे हैं, तो उसकी सर्विस के एवज में जो उन्हें पेमेंट दिया जाता था, जो उनकी सैलरी दी जाती थी वो बहुत कम होती थी, लो होती थी इन कंपैरिजन विद दोज ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स। यानी ब्रिटिश सोल्जर्स जो उसी आर्मी में होते थे उनकी कंपैरिजन में, उनकी तुलना में इनकी सैलरी, इंडियन सोल्जर्स की सैलरी बहुत ही ज़्यादा लो होती थी। द इंडियन सोल्जर्स चांस ऑफ प्रमोशन वर नेग्लिजिबल। आपका नेग्लिजिबल मीन्स हो गया कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको प्रमोशन यानी उनको पदोन्नति नहीं होती थी। मतलब अगर वो एक छोटे से सैनिक हैं तो वो सैनिक ही रहेंगे, सोल्जर ही रहेंगे, उनको आगे बड़ी पोस्ट प्रमोशन नहीं दिया जाता था, मतलब ना के बराबर था। नेग्लिजिबल मीन्स होता है स्टूडेंट बिल्कुल ना के बराबर, देते ही नहीं थे। द हाई रैंकिंग पोस्ट वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश सोल्जर। जो हाई रैंकिंग की पोस्ट होती थी यानी ऊंचे पद जो होते थे वो सब रिजर्व थे, मतलब आरक्षित थे कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स को ही दिए जाएंगे, उस पर इंडियंस को कोई भी रैंक नहीं देते थे। हाई रैंकिंग पोस्ट जो थी वो सब आरक्षित थी, मतलब पूरी तरीके से रिजर्व थी ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। द हाईएस्ट रैंक फॉर एन इंडियन वॉज द रैंक ऑफ अ सूबेदार। और जो इंडियन के लिए थी, भारतीयों के लिए थी, वो हाईएस्ट रैंक बस केवल सूबेदार भर की थी। मतलब सोल्जर का जो मेन यहाँ पे बता रहे हैं कि वो केवल जो हाईएस्ट रैंक थी उनके लिए, इंडियन के लिए, वो सूबेदार थी, इससे ऊपर वो नहीं जा सकते थे। ठीक है। आईएएस वगैरह या एसपी वगैरह, डीएसपी वगैरह ये सब की पोस्ट उनको नहीं दी जाती थी, हाईएस्ट ऑफिसर रैंकिंग पोस्ट जो होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आपकी जो इसके आगे के 4 पॉइंट्स हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर आपका सेंड नहीं हो पाएगा।